हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली और दूसरी क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है। तो जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये जो कोशिका होती है, ये जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ हमने देखा था जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। हमने देखा था कि अगर हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसकी हमें विभिन्न संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें हमने कोशिका झिल्ली देखा था, कोशिका द्रव्य के बारे में बात की थी, साथ ही साथ हमने नाभिक के बारे में बात की थी। हमने इनके कार्यों को समझा था। साथ ही साथ हमने ये तो देखा ही था, साथ ही साथ हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा था, राइबोसोम को देखा था, लाइसोसोम को देखा था। हमने इन सभी के बारे में, चाहे वो गोल्जिकाए हो, चाहे वो अंतःप्रदव्य जालिका हो, हमने सभी के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट में हमने कुछ की पॉइंट भी देखे थे, जैसे कोशिका और उसके जो प्रमुख कार्य हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया था। जैसे कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य तो जीव द्रव्य की सुरक्षा करना था, बाहरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकना और जो कोशिका के अंदर वस्तुएं हैं उनको बाहर जाने से रोकना। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कोशिका के शक्त गृह के नाम से जाना था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो आत्मघाती थैली है, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली है, उसे हमने लाइसोसोम नाम दिया था। यानी कि लाइसोसोम जो है उसको हमने आत्मघाती थैली कहा था। साथ ही साथ हमने प्रोटीन इंडस्ट्री की बात की थी, जो कि हम राइबोसोम को कहते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने कल और परसों मिलाकर की थी। उम्मीद है कि कोशिका आपको समझ में आई होगी। कोशिका के क्या कार्य हैं, कोशिका के विभिन्न अंगों को आपने समझा, तो उम्मीद है कि आपने सेल को पूरी तरह से रिकॉल कर लिया होगा। अब ये तो हमने बात की कि हमने कल और परसों क्या पढ़ा था। आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र पर। परिसंचरण तंत्र क्या है? तो हमारा जो हृदय है वो क्या होता है? वो होता है परिसंचरण तंत्र। आज हमें अपने परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की। इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है? हृदय। हृदय क्या है? तो अगर आपके परिसंचरण तंत्र का नाम लिया जाएगा तो आप सबसे पहले नाम बताएंगे हृदय का। हृदय क्या है? तो आपको पता है कि जो हृदय है हमारा, ये क्या करता है? ये परिसंचरण का कार्य करता है। हृदय जो हमारा है, रक्त वाहिनियां, रक्त परिवहन तंत्र में हृदय का अपना एक विशेष स्थान होता है। जो हमारे हृदय में, यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त परिवहन हो रहा है, इसमें हृदय का अपना एक विशेष स्थान होता है, क्योंकि यहीं से रक्त ले जाने वाली तथा वापस शरीर से रक्त लाने वाली सारी नलियां निकलते हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं। कहाँ से सारी नलियां निकलती हैं? तो हार्ट से ही निकलती हैं, यानी कि हृदय से ही निकलती हैं। यही नलियां सारे ऊतकों और कोशिकाओं को पोषक तत्व देती हैं। ये जो हमारे हृदय से नलियां निकलती हैं, ये हमारे शरीर की जो ऊतक हैं, जो कोशिका हैं, उनको पोषक तत्व देने का कार्य करती हैं तथा उनके विकारों को लेती हुई हृदय में लौट जाती हैं। ठीक, तो ये हमारे हृदय का कार्य क्या है? तो हमारा हृदय जो है यही रक्त ले जाने वाली और वापस शरीर से रक्त लाने वाली
सारी नलिकाएं इसी से निकलती हैं और ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं। जो नलिकाएं निकल रही हैं वो हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं। यही नलियां जो हैं सारे ऊतक और जो हमारी शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको पोषक तत्व देने का कार्य करती हैं। साथ ही साथ उनके जो विकार हैं, विकारों को लेते हुए हृदय में लौट आती हैं। ठीक, ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर पेशियों युक्त दीवारों का बना अंग है जो दोनों फेफड़ों के मध्य बाएं फेफड़े की ओर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? तो ये जो मानव शरीर है ये तो आपको पता है कि पेशियों युक्त दीवारों से बना अंग होता है जो दोनों फेफड़ों के मध्य बाएं फेफड़े की ओर ये स्थित होता है। आपने देखा ये जो हृदय है, हृदय हमारा हल्के गहरे, ये जो हमारा हृदय है ये गहरे गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार एवं मांसालंग होता है। अगर हमें कोई कह दे कि आप हार्ट बनाइए तो हम बड़ी जल्दी ये वाला हार्ट बना देते हैं, ये पान के पत्ते वाला। लेकिन आपको पता है कि हमारे हार्ट का शेप ऐसा नहीं है। जो हमारा हार्ट है, हमारा हृदय गहरे गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार एवं मांसालंग है जो मीसोडर्म से बना होता है। और ये आपको पता है कि ये शरीर के दोनों फेफड़ों के बीच छाती के मध्य में अवस्थित होता है। इसका जो बेस होता है, इसका आधार ऊपर की ओर और जो इसका सिरा होता है वो नीचे की ओर होता है। और ये जो हृदय है, हृदय का चौड़ा भाग शरीर के आगे की ओर होता है, कुछ दाहिने ओर होता है। ठीक, एक जो वयस्क व्यक्ति है, अगर हम वयस्क की बात करें तो वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन 250 से 350 ग्राम होता है। लेकिन जो नर है, नर में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, हृदय लगभग उल्टे पिरामिड के समान दिखाई देता है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि हृदय कैसा दिखाई देता है तो ध्यान रखिएगा, हृदय जो है वो लगभग, पूर्णतः हम नहीं बोल रहे हैं, लगभग उल्टे पिरामिड के समान दिखाई देता है। ठीक, तो इतनी बात आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी कि हृदय का शेप कैसा होता है, हृदय क्या है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मानव हृदय की तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। यानी कि बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद और दायां आलिंद, इस तरह से 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बुक का फिगर नहीं लिया है, अपने नोट्स में जो फिगर बनाया है वही फिगर यहाँ पर लगाया है, शायद आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। ये बात हो रही है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आलिंद हैं और ये दोनों क्या हैं? निलय हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा फिगर में कि किस तरह से बना है। तो ये जो हमारा आलिंद है ये क्या कर रहा है? ये आलिंद और निलय, आलिंद से ये फेफड़ों से रक्त होता हुआ कहाँ आता है? निलय में आता है। ये क्या है? आर यानी कि राइट आलिंद और लेफ्ट, ये क्या है आपका? लेफ्ट आलिंद, यानी कि राइट और लेफ्ट। आपको यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं, आप इसे आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो बायां आलिंद है, बायां आलिंद ये बायां निलय जो होता है, ये नीचे वाला आपका निलय है। बायां निलय जो होता है वो दाएं निलय से बड़ा होता है। शायद से फिगर में कंफर्म ना हो पा रहा हो, आपको अच्छे से ना दिख पा रहा हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? ये अधिक मांसल और पेशियां होती हैं इसमें, क्योंकि इसी निलय के द्वारा इसी निलय के द्वारा रक्त पूरे शरीर में पंप होता है। ये जो हमारा निलय है, इसी निलय के द्वारा रक्त हमारे पूरे जो है ये पूरा हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ये प्रवाहित होता है। ठीक, अब ये तो आपने फिगर देख लिया।
अब जो हम बोल रहे हैं जरा उसको हमने जो नोट डाउन किया है थोड़ा वहाँ से समझते हैं। अगर हम बात करें आलिंद की, तो आलिंद क्या है? सबसे पहले तो हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि ये आलिंद निलय आलिंद निलय, हम आलिंद निलय कर रहे हैं दायां बायां, लेकिन ये है क्या, इसका कार्य क्या होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आलिंद जो होता है, आलिंद क्या है? तो दायां आलिंद सबसे बड़ा कोश होता है, यानी कि जो अभी आपने ऊपर देखा इसमें जो दायां यानी कि ये वाला आलिंद है, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला, ये क्या है? दायां आलिंद है। तो दायां आलिंद सबसे बड़ा कोश होता है जो पूरे शरीर में विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। विऑक्सीजनित क्या करता है? रक्त प्राप्त करता है। बायां आलिंद को फेफड़े से ऑक्सीजन रक्त प्राप्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त होता है। विऑक्सीजनित यानी कि विऑक्सीजनित का मतलब होता है अशुद्ध रक्त। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शुद्ध रक्त क्या होता है? ऑक्सीजनित होता है। अशुद्ध रक्त हम किसे कहते हैं? जो विऑक्सीजनित होता है। तो ये जो हमारा आलिंद है, आलिंद क्या करता है? आलिंद जो पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। ये आप दायां आलिंद देख पा रहे होंगे, ये क्या कर रहा है? ये विऑक्सीजनित यानी कि जो अशुद्ध रक्त है उसे प्राप्त कर रहा है पूरे शरीर का। और बाएं आलिंद को फेफड़े से ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त होता है। सिंपल सा आप समझेंगे कि दाएं आलिंद को अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है, बाएं आलिंद को फेफड़े के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है शुद्ध रक्त। ठीक, अब ये हमने देखा कि जो हमारा आलिंद है इसका कार्य क्या है। अब जरा हम ये समझते हैं कि ये जो निलय है इसका क्या कार्य है। आपने देखा ना कि हमारे हार्ट में दो आलिंद और दो निलय होते हैं। अब हमने आलिंद के कार्य को तो समझा कि आलिंद हमारे हार्ट में क्या करता है, जरा हम बात कर लेते हैं निलय क्यों होता है। तो जो निलय है ये आलिंद की तुलना में छोटे लेकिन मोटी भित्त दीवारों वाले होते हैं, यानी कि आलिंद बड़ा होगा लेकिन जो निलय होगा वो छोटा होगा। आलिंद की तुलना में ये छोटे होंगे परंतु ये मोटी भित्त यानी कि भित्त मतलब दीवार ही। ठीक, तो ये मोटी दीवार वाले होते हैं। और क्या आप इसमें समझ सकते हैं? तो जो दायां निलय है, दायां निलय दाएं आलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। जो दायां निलय है हमारा वो दाएं आलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है तथा इसे फेफड़ों की ओर प्रवाहित करता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये क्या है? ये जो दायां आलिंद है दाएं निलय को शुद्ध रक्त देता है, या हम यूं कहें कि दाएं निलय को दाएं आलिंद से, आप यहाँ देख सकते हैं, दाएं आलिंद से दाएं निलय को शुद्ध रक्त प्राप्त होता है जो कि फेफड़ों की तरफ जाता है। ठीक, हम कहाँ चर्चा कर रहे थे? यहाँ चर्चा कर रहे थे। इसे फेफड़ों की ओर प्रवाहित करता है। अब दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच त्रिवलनीय कपाट लगा होता है। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ अभी आपको द्विवलनीय भी मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर आप द्विवलनीय की बात कर रहे हैं और कहाँ पर आपने त्रिवलनीय की बात की है। तो जो दायां आलिंद और दायां निलय है, ठीक, यानी कि जो इस तरफ का आपने कोष्ठ देखा है, तो जो दायां आलिंद और दायां निलय है उसके बीच में एक त्रिवलनीय कपाट लगा होता है। इसे नोट डाउन कीजिएगा, हो सके तो उस फिगर को, बड़ा ही सिंपल सा फिगर है, बना लीजिएगा। ठीक, अब बायां निलय सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा बायां निलय होता है।
लेकिन इसकी दीवारें सबसे ज़्यादा मोटी हैं। भले ही ये सबसे छोटा है लेकिन ये सबसे मोटा है। इसकी दीवार क्या है? इसकी दीवार सबसे मोटी है। बायां निलय, थोड़ा सा इसे हम सही करते हैं, थोड़ा सा। बायां निलय सबसे छोटा है लेकिन इसकी दीवार सबसे मोटी है। बायां निलय बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है और इसे पूरे शरीर में पंप करता है। ये जो बायां निलय है ये क्या करता है? बाएं आलिंद से, ऐसे आपने 4 कोष्ठ बनाए ना, ये 4 कोष्ठ, ये क्या था आपका राइट, ये था राइट, ये था लेफ्ट और ये था लेफ्ट। तो अभी वही बताया जा रहा है कि बाएं निलय से, इस निलय से बायां निलय बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है और यहीं से पूरे शरीर में रक्त पंप होता है। अब एक बार जब आप फिगर अपने सामने रखेंगे, फिर चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी बातें। ठीक, अगला है आपका बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच द्विबलनीय कपाट लगा होता है। अभी आपने क्या देखा था कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिबलनीय कपाट लगा होता है, लेकिन बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विबलनीय कपाट लगा होता है। ठीक, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि शुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, शुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, साथ ही साथ कहाँ पर द्विबलनीय कपाट है, कहाँ पर त्रिबलनीय कपाट है। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और रक्त संचरण की बात करते हैं, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में समझते हैं। अब सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें ब्लड के बारे में समझना जरूरी है कि ब्लड क्या है, ये हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। आपको पता है कि जो ये रक्त है, रक्त गहरे लाल रंग की चमक लिए हुए एक क्षारीय तरल है। क्या है? ये एक क्षारीय तरल होता है और ये क्या करता है? ये एक ऐसा जीवन के लिए आवश्यक द्रव है जिस पर मानव का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी प्रकार के कार्य इसी रक्त पर ही निर्भर करते हैं। रक्त हृदय से रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर प्रवाहित होता रहता है और संपूर्ण शरीर में रक्त के वितरण के लिए धमनियां और शिराओं का एक जाल सा बिछा होता है। ठीक, शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त, धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। जैसा आपने पहले भी सुना है, तो ये क्या होता है, ये अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि आपने एक बार और इसके बारे में डिस्कस किया है कि शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिसंचरण के बारे में जान लेते हैं। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर बंद परिसंचरण यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि रक्त बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। ये हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर में रक्त दौड़ रहा है वो कैसे, तो वो बंद नलिकाओं में दौड़ रहा है। ठीक, दाएं आलिंद से शरीर के ऊपरी भाग से अग्र महाशिरा, कहाँ से, तो दाएं आलिंद से। हमने सबसे पहले दाएं आलिंद की बात की थी, जो हमने अभी 4 कोष्ठ बनाया था उसमें हमने सबसे पहले दाएं आलिंद की बात की थी। तो दाएं आलिंद से शरीर के ऊपरी भाग से अग्र महाशिरा, निचले भाग से पश्च महाशिरा, स्वयं हृदय की दीवारों से कोरोनरी साइनस अशुद्ध रक्त लेकर आता है। कहाँ कहाँ से, तो दाएं आलिंद में शरीर के ऊपरी भाग से अग्र महाशिरा, निचले भाग से पश्च महाशिरा और स्वयं हृदय की दीवारों से कोरोनरी साइनस अशुद्ध रक्त लेकर आता है। ये क्या करते हैं,
तो ये अशुद्ध रक्त दाएं नीले में पहुंचकर पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक जाया जाता है। कहाँ तक? ये जो अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त दाएं नीले में पहुंचकर पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक जाया जाता है। अब फेफड़ों में शुद्ध, या जिसे हमने अभी बताया कि ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध रक्त हो गया, और विऑक्सीजनी मतलब क्या हो गया? विऑक्सीजनित का मतलब हो गया अशुद्ध रक्त। तो फेफड़ों से शुद्ध यानी कि ऑक्सीजनित रक्त पुनः हृदय के बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? तो पल्मोनरी शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर से एक बार समझते हैं कि जो ये फेफड़ा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त पुनः हृदय के बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। ये शुद्ध रक्त, अभी हमने शुद्ध रक्त की बात की ना, तो शुद्ध रक्त बाएं नीले में पहुंचकर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि यह हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। तो मनुष्य में किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि ये जो हृदय में प्रवेश करता है, ये हृदय में 2 बार प्रवेश कर जाता है। ठीक, अब ये तो हमने देखा थोड़ा सा ब्लड किस तरह से परिसंचरण होता है ब्लड का। अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो अभी हमने थोड़ा सा समझा था कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है? ये गहरे लाल रंग की चमक ली हुई एक क्षारीय, ये रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है? क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.36 से 7.41 होता है। अगर आपसे कोई एक पूछा जाए तो आप बताएंगे 7.4 होता है। अगर अराउंड में पूछा जाए तो आप इतना लगा सकते हैं, 7.36 से 7.41 होता है। तो ये गहरी चमक लिए हुए है। आपको पता है कि हमारे जीवन आवश्यक द्रव है, जो पूरे मानव जीवन इसी पर निर्भर रहता है। रक्त जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हैं अमूल्य द्रव है। यह अपारदर्शी और नमकीन होता है। कभी आपने देखा हो थोड़ा सा कट गया हो तो कैसा लगता है? ये नमकीन होता है। जो हमारा ब्लड होता है, पहली बात तो ये अपारदर्शी होता है, दूसरा ये नमकीन होता है। ताजा रक्त एक विशेष प्रकार की गंध से युक्त होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसे तरल ऊतक भी आप कह सकते हैं। जैसे आपने यहाँ तरल संयोजी ऊतक बोला, आप इसे तरल ऊतक भी कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स तरल अवस्था में होता है और ये शरीर की सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन? जो हमारे ब्लड होते हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है। साथ ही साथ दूषित गैस हो गए, जल वाष्प हो गया और जो टॉक्सिक हो गए, इन सारी चीज़ों को उत्सर्जी अंगों के द्वारा ये बाहर निकाल देता है। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और जो ये हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जा रही हैं, यानी कि जिसे हम WBC कहते हैं, इन्हीं WBC में हीमोग्लोबिन नामक लौह तत्व पाया जाता है। और ये जो ग्लोबिन होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आपने देखा कि शुद्ध रक्त कैसा होता है? लाल गहरा रंग लिए हुए। लेकिन अगर हम बात करें अशुद्ध रक्त की, तो ये कैसा होता है? ये आपको हल्का बैंगनी देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी आपने इसके पीएच मान की बात कर ली, कितना है? तो अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए तो आप बताएंगे 7.4 होता है पीएच मान। और इसका जो ये जल से थोड़ा भारी होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भार का
1/15 भाग होता है, 15वां भाग होता है। और इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 70 किलोग्राम ये है। और जो इसका जो मतलब कह सकते हैं अगर लीटर में, तो ये 5 लीटर रक्त होता है। एक व्यक्ति के शरीर में जिसका वजन 70 किलोग्राम है, उसके शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। और यही जो रक्त है, जो आपके शरीर में 5 लीटर रक्त पाया जा रहा है, यही रक्त वाहिनियों द्वारा निरंतर लगातार पूरे शरीर में परिसंचरण करता रहता है। और रक्त का परिसंचरण अगर ना हो तो यही मृत्यु का घोतक होता है। अगर आपके शरीर में रक्त परिसंचरण बंद हो जाए तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी ना। तो यही आपके शरीर में रक्त का घोतक होता है। अब अगर हम बात करें रक्त के संगठन की, हालांकि अभी हमने किसके बारे में बात किया, तो अभी हमने थोड़ा सा ब्लड के बारे में समझा। अब हम बात कर लेते हैं रक्त के संगठन के बारे में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो रक्त तो यूं तो रक्त एक तरल अवस्था में दिखाई देता है। हमने देखा है कि जो रक्त है वो तरल अवस्था में होता है। क्या कभी आपने हाथ को काटा हो और देखा हो जो ब्लड है, क्या वो थक्का थक्का जम के निकलता है? जी नहीं। तो वो कैसे होता है? वो तरल अवस्था में होता है। परंतु इसमें द्रव और ठोस दोनों ही पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये तरल है, ये हम सभी को पता है, हमने देखा भी है। लेकिन इसमें द्रव और ठोस दोनों ही पदार्थ होते हैं। रक्त में रक्तवारी, अब ये रक्तवारी क्या है? तो प्लाज्मा, प्लाज्मा को ही हम रक्तवारी कहते हैं, द्रव के रूप में। तथा रक्ताणु यानी कि जो ब्लड कार्पसेल्स हैं, ये कैसे होते हैं? तो ये आपके होते हैं ठोस रूप में। यहाँ पर ठोस छूट गया है तो ध्यान रखिएगा, ये ठोस रूप में होते हैं। तो ये क्या हुआ? रक्त तो आपका तरल दिखाई देता है, लेकिन ये ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में होता है। अब ठोस कौन सा होता है? ठोस होते हैं रक्ताणु यानी कि जो ब्लड कार्पसेल्स हैं, ये आपके ठोस होते हैं। लेकिन जो रक्तवारी यानी कि जो प्लाज्मा है, वो कैसा होता है? तो प्लाज्मा आपका द्रव के रूप में होता है, ठीक। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये जो आपके रक्त हैं यानी कि जो रक्त की बनावट है, ये रक्त में रक्तवारी और रक्ताणु यानी कि प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स कितने प्रतिशत पाया जाता है, जरा हम उसको समझते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है आपका, ये 55% पाया जाता है। और अगर हम बात करें ब्लड कार्पसेल्स की, तो ये 45% पाया जाता है। तो प्लाज्मा की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होती है, ब्लड कार्पसेल्स की मात्रा जो होती है वो कम होती है। दोनों का कितना होता है? तो 55 और 45 का रेशियो होता है, यानी कि 55 जो होता है वो प्लाज्मा होता है और जो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं वो 45% होते हैं, ठीक। अब ये तो हमने थोड़ा सा ब्लड के बारे में समझा, ब्लड की बनावट यानी कि जो कंपोजिशन है, ब्लड के संगठन के बारे में समझा। अब थोड़ा सा हम ब्लड के क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं कि ब्लड क्या है, ये किस तरह से बटा होता है। तो सबसे पहले हमने बात की रक्तवार की, यानी कि जो प्लाज्मा है। प्लाज्मा कितना है? तो प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाया जाता है। अगर हम रक्ताणु की बात करें, यानी कि जो हमारा ब्लड कार्पसेल्स है, ये कितना पाया जाता है? तो ये 45% पाया जाता है। यानी कि प्लाज्मा और जो ब्लड कार्पसेल्स हैं, ये दोनों 55 और 45% पाए जाते हैं। लेकिन ये जो रक्तवारी है, रक्तवारी में रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंटीजेंस एवं एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और कुछ गैसें पाई जाती हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें
तो जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब्यूलिन की, सीरम एल्बुमिन की, साथ ही साथ फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये कुछ मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं जो पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक, हालांकि हम ये कल सब डिटेल में पढ़ेंगे, सब नोट डाउन करेंगे, लेकिन आज बस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फिर हमने बात की हार्मोन्स की, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स सीधे निकलकर हमारे रक्त में आते हैं और इसी रक्त के द्वारा हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में जाकर अपना अपना कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्लड हैं ये हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में जाते हैं, तो इन्हीं ब्लड में मिलकर जो हार्मोन होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीधा निकलकर हमारे ब्लड में मिलते हैं और इसी ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में जाकर, शरीर के प्रत्येक अंग में जाकर अपना अपना कार्य करते हैं। एंटीजेंस एवं एंटीबॉडीज, तो प्लाज्मा में जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज ये दोनों ही उपस्थित होते हैं। अब एंटीबॉडीज करता क्या है, तो एंटीबॉडीज रक्त द्वारा लाए गए जो हानिकारक जीवाणु विषाणु हैं इन सभी का नाश करने का कार्य करती है। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस, ये जो हमारा प्लाज्मा है इसमें कई प्रकार के गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारी चीज़ें आकर इसी से मिलती हैं। ठीक, किसमें, हमारे प्लाज्मा में। तो ये हमने बात की रक्त प्लाज्मा की। अब जरा हम बात कर लेते हैं रक्ताणु यानी कि जो ब्लड कार्पसेल्स हैं। वैसे तो हमने बचपन से ही पढ़ा है क्या कि रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी में क्या होता है, थोड़ा सा हम इसे जूम कर लें, बस इतना सही है, जूम रहने दें। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि जो आरबीसी हैं, आरबीसी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ठीक, तो इनका सबसे पहले इनकी बात करें तो इसमें इसका जो व्यास होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है। आरबीसी में जल की मात्रा 60 to 70% पाई जाती है। हीमोग्लोबिन इसमें 30 to 40% पाया जाता है। आपको पता है कि इसमें हीम क्या है, लौह तत्व है, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसमें हीम नामक एक तत्व होता है। हीम मतलब यानी कि जो वही लौह तत्व है, और ग्लोबिन मतलब एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है और हम इसे क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। इसकी जो औसतन संख्या है वो 45 से 50 लाख तक होती है। साथ ही साथ अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल सामान्यतः 80 से 120 दिन होता है। अगर एक डायरेक्ट हम एक दिन पूछें या एक विशेष दिन कितना होता है तो 120 दिन होता है। अगर एवरेज में आप देखें तो 80 से 120 दिन तक माना जाता है। ठीक, अगली बात हम करेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं की, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 होती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कणिका रहित और एक होते हैं कणिका सहित। अगर हम श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करेंगे तो ये संख्या में जो हमारी आरबीसी हैं उससे कम देखने को मिलती हैं, आकार में लेकिन बड़ी होती हैं। ठीक, अब ये जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ये कणिका रहित होता है और दूसरा जो होता है वो कणिका सहित होता है। अगर हम बात करें कणिका रहित में तो इसमें क्या क्या आता है, लिम्फोसाइट्स जो कि 25 से 30% भाग होता है। दूसरा है मोनोसाइट्स, ये 5 से 10% होता है। अगर बात करें लास्ट वाले की तो ट्रांजिशनल होता है, ये
ये जो ट्रांजिशनल है ये क्या होता है, ये बड़ी लिम्फोसाइट्स और जो बड़ी मोनोसाइट्स के हैं, मोनोसाइट्स के बीच की कणिकाएं होती हैं और इनका आकार भी घोड़े के नाल के जैसा होता है और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के बीच का आकार होता है और इसमें क्या, ये भी घोड़े के नाल की इसमें क्या पाया जाता है, घोड़े के नाल जैसा इसमें भी आकार इसका भी पाया जाता है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये दो होती हैं, एक होती है बड़ी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है छोटी। बड़ी का व्यास कितना है तो 10 से 15 माइक्रोन है और छोटी का व्यास कितना है तो 8 से 10 माइक्रोन है। ये तो हमने बात की जो कणिका रहित है। अब अगर हम बात करें जो कणिका सहित है तो वो क्या है, तो इसमें सबसे पहला आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या है तो ये 2 से 4% पाया जाता है। कितना पाया जाता है तो ये 2 से 4% पाया जाता है और ये कणिकाएं आकार में बड़ी होती हैं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4% भाग ही ये होती हैं। इनकी क्रियाशीलता एलर्जिक अवस्थाओं में बढ़ जाती है और ये कणिकाएं जो होती हैं ये अम्लीय रंगों से अभिरंजित हो जाती हैं। अगर हम बात करें बेसोफिल्स की तो बेसोफिल्स क्या है, ये 1% होती हैं। जो हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी 1% होती हैं। ठीक, इनका जो आकार है वो 8 से 10 माइक्रोन होता है। अगला है न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या है तो ये कणिकाएं जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी 65 से 70% यानी कि सबसे ज़्यादा भाग होती हैं और इसमें छोटे छोटे कणों को भक्षण करने की क्षमता भी पाई जाती है। इनका निर्माण हड्डियों की मज्जा में होता है। ठीक, इतना बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी हम इनके बारे में अभी कल फिर पढ़ने वाले हैं जो WBC हैं, RBC हैं और लास्ट में एक हमारा बीच में ही रह गया था प्लेटलेट्स। ठीक, ये क्या है हमारा प्लेटलेट्स, यानी कि जो RBC और हमने WBC के बीच का छोड़ दिया था तीसरा वाला, वो था हमारा प्लेटलेट्स। अब ये क्या है तो ये भी वही श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं के अलावा ये तीसरा पाया जाने वाला रक्त प्लेटलेट्स होता है। ठीक, इसके कुछ छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। इनका आकार, प्रकार, ये सारी चीजें अनिश्चित होती हैं। ठीक, तो ये हमने समझा कि रक्त कितने प्रकार का पाया जाता है, एक ह्यूमन के बॉडी में कितने तरह से रक्त पाया जाता है या कितने प्रकार में विभक्त है। तो रक्त 2 वर्गों में विभक्त है, क्या, प्लाज्मा और ब्लड कार्सेल्स। अब ये प्लाज्मा है, इसमें प्रोटीन, हार्मोन, एंटीजन, एंटीबॉडीज, गैस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जो ब्लड कार्ब सेल्स है, ब्लड कार्ब सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें आपने RBC में समझा जल 60 to 70% पाया जाता है और हीमोग्लोबिन 30 to 40% पाया जाता है। हमने बात की श्वेत रक्त कणिकाओं की यानी कि WBC, इनकी संख्या समझी, बाकी जो भी बच रहे हैं हम कल इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी कल का हमारा टॉपिक चलेगा ब्लड। ठीक, ये तो हमने बस एक चार्ट बना था आपके बुक में, बस वही हमने अभी तक समझा है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने अभी तक जो देखा वो देखा। सबसे पहले हमने बात की परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने हार्ट की बात की कि हार्ट का कार्य क्या होता है, किस तरह से ये हमारे शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करके कहाँ पहुँचाता है, कैसे ये कार्य करता है। साथ ही हमने आपको ये भी बोला कि जो द्विबलनीय कपाट हैं और त्रिबलनीय कपाट हैं, इनका ध्यान रखिएगा। हमने आलिंद और निलय के बारे में समझा कि आलिंद क्या है, निलय क्या है, हमने इसके बारे में भी समझ लिया। साथ ही साथ हमने इन दोनों के कार्यों को भी समझा। लास्ट में हमने ये समझा कि रक्त संचरण क्या है, जिसमें हमने देखा कि जो मानव में
ये मानव है, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि जो रक्त है, जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये बंद नलिकाओं के द्वारा हो रहा है। दाएं आलिंद से क्या होता है, बाएं आलिंद से क्या होता है, शुद्ध रक्त कहाँ आता है, अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली। लास्ट में हमने बात की ब्लड के बारे में। तो ब्लड का पीएच मान आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ ये एक हल्का क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। हमने रक्त के संगठन की बात की, तो जो प्लाज्मा है वो द्रव के रूप में 55% होता है हमारे ब्लड में, और जो ब्लड कार्सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं ठोस के रूप में हमारे ब्लड में। हमने इनके जो प्लाज्मा थे, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, ब्लड कार्सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, हमने इनके बारे में समझा। अब कल थोड़ा सा हम इसमें कुछ पॉइंट है जिसे हम नोट करेंगे, समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, ये जो फिजियोलॉजी की क्लास हमने स्टार्ट की है, ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, आप में से जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसको आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे ज्वाइन करके रात 9 बजे क्विज होती है, उसे आप आसानी से सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करना ना भूलें। ठीक, क्योंकि हमने एक नया ब्रांच स्टार्ट किया है फिजियोलॉजी, जिसकी आपकी आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्या फिजियोलॉजी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।